नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना की महामारी की वजह से जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तो उस समय लेखकों और पाठकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकाशक समूहों ने, साहित्यिक संस्थाओं ने और साहित्यकारों ने पाठकों और लेखकों के बीच एक संवाद स्थापित करने के लिए फेसबुक के इस लाइव प्लेटफॉर्म का सदुपयोग किया, इसका इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के इस पेज से प्रदेश भर के साहित्यकारों ने अपनी अलग अलग विधाओं पर पाठकों से बातचीत की, रूबरू हुए, जिसमें कहानी, कविता, डायरी, सिनेमा आदि पर बात हुई। आज इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सत्यनारायण जी से बातचीत करूंगा। हम उनसे बातचीत के दौरान हमारे आज के समय की जो चिंताएं हैं हम उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम हमारा जो समकालीन जो साहित्य है वो साहित्यिक परिदृश्य पे बात करेंगे। साथ ही सत्यनारायण जी के रचना संसार और उनकी जो रचना प्रक्रिया है उस पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है आपको आवाज ठीक से आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं सत्यनारायण जी से बातचीत शुरू करूं उससे पहले उनका मैं एक औपचारिक परिचय देना चाहूंगा। हालांकि सत्यनारायण जी किसी भी इस तरीके औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है, और कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर और इस पेज से। फिर भी सोशल मीडिया का दौर है, खूब सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो हो सकता है कि सत्यनारायण जी को कम जानते हो, या हो सकता है कि सत्यनारायण जी से परिचित नहीं हो। तो मैं उनका आपको एक औपचारिक छोटा सा परिचय दूंगा। सत्यनारायण जी का जन्म जयपुर के शाहपुरा तहसील के खोरी गांव में रावतों की ढाणी में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक लंबे समय तक पत्रकारिता भी की। इसके साथ इस दौरान कंडक्टरी भी की, मैकेनिकल का काम भी किया और जीवन के कई उतार चढ़ाव और संघर्ष भी देखे। उसके बाद जयंत नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ और लंबे समय तक हिंदी और पत्रकारिता का अध्यापन करवाया। पत्रकारिता विभाग की स्थापना भी आपने की और पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट जयंत नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के आप रहे, और रिटायर होने के बाद निरंतर और नियमित रूप से लिख रहे हैं। इसके अलावा चाहे आरपीसी हो, चाहे यूजीसी हो, मानव संसाधन मंत्रालय हो, सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरीकों से आपने काम भी किया, चाहे केंद्रीय साहित्य अकादमी हो या राजस्थान साहित्य अकादमी हो। आप कहानीकार हैं, कवि हैं, स्तंभकार हैं, डायरी लिखते हैं, रिपोर्टाज लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं। इन सब परिचय के अलावा सत्यनारायण जी एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में, एक बेहतरीन दोस्त के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये एक छोटा सा औपचारिक परिचय है। अब हम डॉक्टर सत्यनारायण जी से बातचीत करते हैं। उनसे हम जानेंगे सवालों के जरिए कि वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं। मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि हम बातचीत करेंगे, इस दौरान आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्पष्ट लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को, आपके सवालों को सत्यनारायण जी तक मैं पहुंचाऊंगा। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सर, आपका राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के इस पेज पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधव, और धन्यवाद प्रगतिशील लेखक संघ का जो मुझे ये मंच उपलब्ध कराया। और ये भी बता दूंगा, मैं जब MA किया 80 से ही इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए और भी मेरे लिए गौरव की बात है कि इस मंच से मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा नजदीक। तो सर, पहला सवाल मैं हमारे समय को देखते हुए करता हूँ कि जो कोरोना का जो समय चल रहा है, आपने 65 वर्ष के दौरान जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे, कई उस समय की जो महामारियां भी देखी और राजनीतिक उथल पुथल भी देखे, लेकिन ये जो बीमारी इसने देश ही नहीं प्रदेश स्तर पर, प्रदेश और वैश्विक स्तर पे, या फिर यूं कहें कि पूरी मानवता को प्रभावित किया है। तो एक बतौर संवेदनशील मनुष्य होने के नाते या लेखक होने के नाते इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? असल में ये बहुत ही, मैंने जब छोटा था तब अकाल बहुत बड़ा करते थे, और मैंने एक ऐसा भयंकर अकाल भी देखा कि जब पशुओं को हाथ जोड़कर कांकड़ पर हाँक देते थे कि भाई अब तक तो हमने आपकी देखभाल की, अब राम करेगा, तो कांकड़ पे फिर वो मर जाते थे भूख से। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मनुष्य के लिए ज्यादा खतरनाक है, मतलब मनुष्य के ऊपर ही ज्यादा एक तरह से भारी पड़ रही है। जबकि पशु अपनी गति से जीवन जी रहे हैं, पक्षी जी रहे हैं, या और प्राणी जगत के तमाम पेड़ पौधे भी अपने, मनुष्य की लय भंग हुई है। और मुझे लगता है कि प्रकृति का एक अंग मनुष्य भी है और जीव जानवरों की तरह। तो इस लय, मनुष्य की जो लय चल रही थी वो भंग कोरोना के कारण अब लग रहा है पूरे मनुष्य मात्र के लिए, ये नहीं कि किसी एक देश या विकासशील या विकसित या पिछड़े देश, तमाम मनुष्य जो। और इसके पीछे मूल कारण मुझे ये लगता है कि मनुष्य ने ही प्रकृति से छेड़छाड़ की है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि मनुष्य की संवेदना लगातार छीज रही है, और इस छीजती हुई संवेदना के कारण ये जो मनुष्य है प्रकृति पे भारी पड़ा। और हो सकता है प्रकृति ने बदले के रूप में ये लिया हो, और अभी भी अगर नहीं संभले तो मुझे लगता है कि और भी घातक होगा मनुष्य मात्र के लिए। बिल्कुल सर। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और एक जीवन दृष्टि देता है, दृष्टि को व्यापक बनाता है। तो अपन कोरोना के संदर्भ में जब बात करें तो साहित्य की प्रासंगिकता पर बात करें तो एक मुझे एक कहानी याद आती है, भुवनेश्वर की भेड़िया। लगभग 1935 के आसपास लिखी गई है। उस समय वो जैसे उन पे भेड़िए अटैक करते हैं तो धीरे धीरे एक एक चीजों को अनुपयोगी समझते हुए फेंकते हैं। और आज का हमारा 2020 का समय देखें तो एक ऐसी बीमारी जिसमें हम न किसी के पास मिलने जा सकते हैं, मिले तो हाथ नहीं मिला सकते हैं, गले नहीं मिल सकते, अगर बीमार पड़े तो उसके पास नहीं रह सकते, इवन मरने पर आप उसके कंधा नहीं दे सकते। तो उस समय की जो कहानी और इस समय को आप प्रासंगिकता के साथ कैसे रिलेट करते हैं? असल में इसको उस रूप में भी ले सकते हैं कि मनुष्य की, जो मैंने भी कहा कि मनुष्य की संवेदना छीन रही है। और आप भी देखिए कि वो ये चाहता है कि मैं बचूं, बाकी दूसरा जो है चाहे किसी भी स्तर पर मरे, लेकिन मेरा बचना। जैसे उसमें भी भेड़िया में भी क्या होता है, खारू जो बंजारा होता है, वो खारू बंजारा क्या करता है कि जो बैलगाड़ी में जो होते हैं, वो बैलगाड़ी में लगातार बैलगाड़ी में मतलब वो जो और अनुपयोगी लोग होते हैं उनको निरंतर उधर से करता जाता, फेंकता जाता है। इसलिए फेंकता जाता है कि वो देखता है कि जो वो है वही बचे, मतलब जो सक्षम है वही बचे।
और वो अपने पिता को भी फेंक देता है। पिता भी कहता है कि भाई तेरा बचना जरूरी है। इसी तरह वो स्त्रियों को जो उसमें रहती है उनको भी फेंकता जाता है। और मुझे लगता है कि कोरोना में भी यदि आप देखते हैं तो कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में भी इटली का जब मैं पढ़ रहा था तो खुद ही 65 साल का हो गया। जब वहाँ ये पता चला कि जब ये अंदर थे लॉकडाउन के घरों के अंदर, तो वहाँ जो इलाज के लिए लोग गए तो सरकार ने कहा या अस्पताल के लोगों ने कहा कि जो 60 साल से ऊपर के हैं उनका इलाज जरूरी नहीं है, जो युवा है उनको बचाओ। तो मतलब को रिलेट करें अपन तो देखेंगे कि कहाँ वो वहीं से जाके जुड़ती है कि किस तरह से हम संवेदनहीनता के उस मुकाम पर पहुंच गए। आज भी तमाम विकास के दावे करने के बावजूद भी कि मनुष्य को बचाने की, और मुझे लगता है कि इसी संवेदना को बचाने की दिशा में साहित्य काम करता है, और ये साहित्य काम करता है। और ये कोरोना जो है और हमारी उस संवेदनहीनता को वापस इसने उजागर भी किया। आपने सरकार की बात कही। सरकार और साहित्य के साथ, राजनीति और साहित्य के साथ उनका एक हमेशा रोचक संबंध बना रहा। एक ऐसा समय था जब जवाहरलाल नेहरू साहित्यकारों की किताब की भूमिका लिखते थे, और मजेदार बात यह कि जवाहरलाल नेहरू की किताब का अनुवाद प्रेमचंद करते हैं और उसकी भूमिका लिखते हैं, और नागार्जुन सीधे इंदिरा गांधी को बतौर प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए कविताएं लिखते हैं और चैलेंज करते हैं। तो जो कोरोना का जो आप कह रहे हैं, इटली में सरकार ने 60 पार के लोगों को छोड़ दिया, और हमारे यहाँ पे देखें तो एक तरीके से सरकार की तरफ से आप फ्री है। तो इस वर्तमान समय साहित्य और राजनीति को आप देखते हुए ऐसा कोई लेखक या ऐसी कोई रचना आप देखते हैं जो सरकार को सीधी संबोधित होती है और सरकार भी या राजनेता भी उसे बड़ी गंभीरता से लेते हो? असल में ये हमेशा से एक अलग तरह का साहित्य और राजनीति में द्वंद्व भी रहा, और साहित्य हमेशा मुझे लगता है कि व्यवस्था विरोधी रहा है। ये अलग बात है कि मतलब सत्ता जो है हमेशा साहित्य का दमन ही करती आई है, और हम आज तो इसके ऊपर बाजार और हावी हो गया। बाजार तो खैर साहित्य को अस्तित्व को मिटाने पर ही तुला हुआ है, और राजनीति क्या करती है कि साहित्य के दमन में करती है। जैसे आपने उदाहरण दिया नेहरू वगैरह, एक संवेदनशील समय था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं है। ताजा आप नेहरू के जमाने में भी आप शंकर को देखें जो बड़े कार्टूनिस्ट थे, तो ऐसे कार्टून बनाते थे, लेकिन शंकर को नेहरू बुला के कहते थे कि यार तुमने बड़ा अच्छा कार्टून बनाया। तो ठीक आप भी देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत बड़ा साहित्य की जो है दगाल जब फ्रांस के राष्ट्रपति थे, तो जब सार्त्र ने जब स्टूडेंट जो आंदोलन था, विद्यार्थी आंदोलन, उसका नेतृत्व किया और एक तरह से फ्रांस को सरकार को हिला दिया, तब ये तय किया गया कि सार्त्र को गिरफ्तार कर लो। तब दगाल ने कहा कि सार्त्र इज फ्रांस, मैं सार्त्र को गिरफ्तार करने का मतलब है कि फ्रांस को गिरफ्तार करना। अच्छा। और मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन सार्त्र को गिरफ्तार नहीं करूंगा मैं। तो इस तरह से आज जो बात कर रहे आप बता रहे हैं, अब मुझे लगता है कि ये जो संवादहीनता तो आई है कारण कि राजनेता इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और अभी ताजा भी देखो कितना दमन हो रहा है। अब आप जब उनसे संयोग से मैं युवानंद मूर्ति से मिला भी हूँ, और वो अद्भुत साहित्यकार थे जो अंतिम दिनों में किस तरह सरकार ने परेशान किया उनको। और ये कलबुर्गी का है, गौरी लंकेश है, अभी बर्बर राव का ही देख लो कि सरकार ऐसी स्थिति में भी उनको जमानत पे नहीं छोड़ रही है या इलाज भी ढंग से नहीं करा रही है। तो मुझे लगता है कि साहित्य हर समय में सत्ता। सर, अभी जो इन दिनों में जो साहित्य लिखा जा रहा है उस पर ये बात की जाती है कि लिखा तो खूब जा रहा है, और एक लेखक के पास अपनी बात को रखने के लिए खूब सारे प्लेटफॉर्म भी है। उसके बावजूद भी जो आपके समय जो लिखे हुए पे बात होती थी, और ऐसा कहा जाता है कि आपके समय आप रचना को पहले रचना के जरिए लेखक को जानते थे। अब ये हुआ कि लेखक हमारे से परिचित है फेसबुक पे, लेकिन उनकी रचनाओं से हम परिचित नहीं है, या फिर
उनकी रचनाओं पे बात नहीं होती। आपके समय जो बहस होती थी, संगोष्ठियाँ होती थी और उस पे जो लिखा जाता था और विशेषकर थड़ियों पर जो बात होती थी, बहस होती थी, उस समय चीज़ें जो निकल कर आती थी तो नए लेखक के लिए बहुत बड़ी उपयोगी होती थी। तो इसे आज के संदर्भ में अगर बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? इसका एक तो ये है कि मुझे लगता है जैसा कि मैं हालांकि कम देखता हूँ मैं थोड़ा फेसबुक वगैरह, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आप फेसबुक पर भी अलग तरह की बहस होती है। हमारी जहाँ तक बात है, गोष्ठियाँ वगैरह तो होती ही थी, सेमिनार होते थे, उनमें भाग सीखने को मिलता भी था, हमारे बड़े लेखक आते थे उनसे। लेकिन हम मेरी अपनी पाठशाला कह लो आप, मैं तो अपने को कहूँगा मेरी साहित्य की पाठशाला थड़ियों पर ही मेरी पाठशाला रही है और मैंने उसी पाठशाला से एक तरह से साहित्य में क्या कहोगे परिपक्व होने की दिशा में कदम रखा, क्योंकि उनके माध्यम से अनौपचारिक रूप से जो बहस होती थी, मैं गवाह क्या मेरे मित्र कृष्ण कल्पित है, विनोद पदरेज है, ये तमाम लोग जानते भी हैं। मैं कल्पित तो ऐसा भी थड़ियों पे अक्सर बैठे गोष्ठी भी करते थे और हम दोनों तो क्या है कि शनिवार को यूनिवर्सिटी या बाहर की सामने थड़ियों पे आप आश्चर्य करोगे, उन्हीं थड़ियों में बच्चन सिंह हमारे साथ जब यहाँ आए थे, शायद ब्रिटिश प्रोफेसर बन के 2-3 महीने हमारे साथ, मैं रामन राठी अक्सर कहीं हॉस्टल में ले जाते, बातचीत करते। उन्हीं पे नंद किशोर आचार्य से भी हमने बुलाया, नंद क्या बादानी जी भी आते थे, खुशवंत सिंह को भी आपने बुलाया? खुशवंत सिंह भी एक बार आए, वो यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस हमारे साथ चाय तो पीजिए, बाहर आके चाय पी बैठे थे। ऐसे कहने का मतलब है कि एक बार कृष्ण बलदेव वैद यूनिवर्सिटी में आए थे, मुझे याद है, तो उनको भी हमने ऐसे ही गपशप। तो ये असल में एक तरह की अनौपचारिक रूप से जो साहित्य को मिला या साहित्य के कारण हमें जो मिला, वो मैं मानता हूँ मेरी तो कम से कम ऐसी एक पाठशाला थी। अभी भी युवा लोग फेसबुक पे या पे कुछ बहस तो करते ही होंगे। बिल्कुल नहीं, पर एक उसकी कमी महसूस होती है कि भाई फेसबुक पे जो पोस्ट आती है ना, तो वाह वाह बधाई हो, अच्छी रचना, यहाँ तक की रहती है। लेकिन जो थड़ियों पे बहस होती थी, आप और रघुनंदन त्रिवेदी जब बाहर बैठते थे, एक दूसरे की रचना को पढ़ते थे और आप बताते हैं कि रचना पसंद नहीं, आपने फाड़ कर फेंक देते। तो अब करते ही थे हम, मतलब एक दूसरे को बताते थे, जैसे कई बार होता था एक दूसरे कहानी। आज भी हसन जी एक जगह है जहाँ रेगुलर आते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ, वहाँ अबीब के भी आते हैं, आजान सिंह भाटी भी आते हैं, रमाकांत शर्मा भी आते हैं, कई लोग आते हैं शाम को, अभी भी हम लोग। अच्छा सर, वरिष्ठ साहित्यकारों का एक शिकायत रहती है वरिष्ठ साहित्यकारों की कि जो अभी की जो युवा पीढ़ी है वो लिखा तो खूब जा रहा है, लिख तो खूब रही है, लेकिन वो पढ़ती कम है। तो जबकि आपका एक समय था जब आप विश्व का जो क्लासिकल साहित्य है उसको आपने पढ़ा, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन साहित्य है वो भी आपने पढ़ा, समकालीन लोगों को भी आपने पढ़ा, तो उनकी शिकायत को आप कैसे देखते हैं? असल में अब ये तो आप लोग नए जो रचनाकार बताएंगे आप कितना पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मैं जिनसे मिला तो कुछ लोग तो अभी भी साहित्य में रुचि रखते हैं पढ़ने की, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं कि अपनी कच्ची रचना को ही फेसबुक पर डाल देते हैं। जबकि मुझे बिज्जी की एक बात अक्सर याद आती है, वो कहते थे कि लिखो पढ़ो मणभर, लिखो कणभर। वो हमेशा कहते थे कि आपको लगातार खूब पढ़ना चाहिए, और बिज्जी अपने आप में खूब पढ़ते थे और हम लोग भी अब उपलब्ध पढ़ते थे। कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो पुरोधा है, हमारे समकालीन जो रचा जा रहा है, केवल हिंदी नहीं और भारतीय भाषाओं में या विश्व साहित्य में, तो उसको पढ़ने की कोशिश नए लोगों को भी करनी चाहिए, तभी जाके। अच्छा सर, आप अक्सर नए लोगों को पढ़ते भी हो, खूब पढ़ते हो, आपकी पूरी नज़र है कि इन दिनों में क्या लिखा जा रहा है, आप पत्रिका भी पढ़ते हैं, फेसबुक पर भी आपकी बराबर उन लोगों पे नज़र है। तो जो नया लिखा जा रहा है, उन नए लेखकों के बारे में या नए रचनाकारों के बारे में आपकी क्या राय है कि कैसा लिखा जा रहा है, या फिर उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, उनकी नए लेखकों की जो चुनौतियाँ हैं उनको आप कैसे देखते हो?
असल में मुझे लगता है कि आज का समय जो है हमारे देखते देखते उसके समय से बड़ा जटिल, हिंसक और अमानवीय होता जा रहा है। तो आज के युवा के सामने इस जटिल अमानवीय होते जा रहे समय से जूझने की चुनौती है और उसको अपने साहित्य में अभिव्यक्त करना जो है वो उसके सामने एक चुनौती के रूप में वो है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लिख भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक नई भाषा की, अभी मैं जो कुछ कहानियां पढ़ता हूँ लगातार अभी नयों की भी, तो मुझे लगता है कि उन चुनौतियों को और गहराई से नए शिल्प के साथ, क्योंकि हमारे समाज जो होता है ना, एक ही शिल्प जैसे प्रेमचंद के में अपने आप में कितना बदलाव हुआ था। शुरू की कहानियां देखो आप, नमक का दारोगा से जब करते करते उनको लगा कि हम इतना जटिल यथार्थ है उसको अभिव्यक्त करने के लिए कफन जैसी कहानी लिखी उन्होंने अंतिम दिनों में, उसकी रात लिखी। यही चुनौती नए रचनाकार के सामने है कि इस जटिल समय को अभिव्यक्त करने के लिए एक नए शिल्प, एक नई कथा भाषा की तलाश उनको करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। लेकिन ठीक है सर, अब समय भी जटिल है तो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो भी उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है सर। एक सर ये भी बात है कि आपके समय जब कोई भी कहानी या कविता किसी भी पत्रिका में छपती थी, चाहे वो सारिका हो, हंस हो, कथादेश हो, तो साल भर में कोई एक या दो रचना किसी लेखक की छपती थी, लेकिन उस पर पाठकों की प्रतिक्रिया पूरे साल भर चलती थी। और आप तो एक बता रहे थे कि भाई एक कहानी छपने पर आपको 400 पत्र मिले, तो पाठकों की प्रतिक्रिया उस पत्रिका के माध्यम से और डायरेक्ट पाठक आप तक पत्र भी लिखते थे। लेकिन अभी जो समय है ना कि आपने ब्लॉग पे कहानी डाली या फेसबुक पे आपने कोई कहानी डाली, तो वो घड़ी भर के लिए वाह वाह, बधाई हो, अच्छी कहानी, अच्छी कविता, और 5-10 मिनट के बाद उसको स्क्रॉल करके चलते बना, या फिर ज्यादा से ज्यादा समझो तो 2 दिन उस पर बात होती है। तो रचना पे जो कम बात हो रही है, इसको आप बदलते युग में कैसे देखते हो? ऐसा तो नहीं होती है, लेकिन हाँ उस रूप में नहीं हो रही है जिस रूप में होनी चाहिए। और निश्चित रूप से पहले जब मेरी अपनी कहानी छपी थी सारिका में, सही का, और वो एक युवा लेखन उसमें छपी थी और इतने पत्र आए थे कि मैं तो कई बार चकित हो गया था। जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि सुबह उठे तो अपने आप को प्रसिद्ध पाया, क्योंकि वो मतलब इस तरह के पत्र आते थे कि मुझे लगा कि मतलब इतनी प्रतिक्रियाएं थी। और बाद में भी पत्र पत्रिकाओं में जो मेरी जब ये कॉलम कथा देश में यायावर की डायरी लिखता था तो मेरे पास इतने पत्र आते थे, और मुझे लगता है कि वो एक फीडबैक भी होता था और उससे एक अलग तरह की हमें एक वो मिलती है चीजें कि इसमें क्या कमी रही या क्या अच्छाई रही। और आज का है तो आज भी अब ये फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया है, पत्र पत्रिकाओं में हाँ ये पत्र वगैरह का अब सिलसिला कम हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया। कई बार आप नहीं, पत्र से क्या होता, पाठक डायरेक्ट जुड़ता था और उसमें पूरा सोच समझ के लिखना होता था, तो उससे उसका एक अलग प्रभाव होता था। सर पत्रिकाओं से याद आया कि एक समय था खूब सारी पत्रिका निकलती थी और अखबार हाउसेस थे जितने भी पब्लिकेशन हाउसेस, उनकी भी अपनी पत्रिकाएं हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे से वो पत्रिकाएं समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है कह सकते हैं, और सोशल मीडिया का युग आ गया। और अभी तो कोरोना के बाद पीडीएफ का दौर है कि आप किताब की पीडीएफ दे दो, पत्रिका की पीडीएफ दे दो, तो इसे आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? आप कहना चाहते हैं कि अखबारों में साहित्य सिकुड़ रहा है? नहीं, पत्रिकाओं का भविष्य आप कैसे देखते हैं? साहित्यिक पत्रिकाओं का मुझे कई बार तो जैसा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि सब पत्रिकाओं की अब नहीं रही है, फेसबुक पे जैसे फेसबुक क्या सॉरी मीडिया में और भी कई उनके माध्यम से साहित्य ई बुक्स वगैरह आ गई, लेकिन पत्रिकाओं का तो रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि पत्रिकाएं जो है ना उसमें छपा हुआ जो है
वो एक लंबे समय तक भी रहता ही है, हालांकि इसमें भी रहता है। हाँ सर। लेकिन छोटी जगह पे तो आज भी पत्रिकाओं को ही ज्यादा, मैं खुद भी हूँ, मुझे आज इस पे कहानियां वहानियां कई मित्र लोग भेजते हैं, तो इस पे पढ़ने में मुझे असुविधा होती है। तो मैं ये कहता हूँ मैं तो पत्रिका खरीद के उसमें पढ़ लूंगा, फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। तो भविष्य पे मुझे कोई खतरा, छपी हुई किताब, छपे हुए शब्द पे, प्रिंट शब्द पे कोई खतरा मुझे नहीं लगता आने वाले समय में होगा। क्योंकि बल्कि हालांकि ये भी कह रहे हैं कि सारी लाइब्रेरी सिकुड़ गई है, कुछ नहीं आ गई, सारी की सारी कितनी आ जाओ, लेकिन एक छपे हुए शब्द की, हो सकता है कि मैं पुराना पीढ़ी का आदमी इसलिए लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है प्रासंगिक। बिल्कुल सर। सर आप पत्रकार भी रहे, आपने खुद ने अखबार निकाले, जैसे भगत है और खबर नवीस है, पोस्ट पे भी। इसके सिवा आपने अलग अलग अखबारों में, जैसे राजस्थान पत्रिका हो, भास्कर हो, नवभारत टाइम्स हो, उसमें कॉलम भी लिखे आपने। तो एक ऐसा समय था जब अखबारों में साहित्य को लेकर जो स्पेस दिया जाता था वो खूब होता था, और लोग इंतजार करते थे कि इस बार क्या आएगा, और उसको सेव भी रखते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अपन देख रहे हैं कि हिंदी अखबारों में जो अखबारों का जो लिटरेरी स्पेस है वो दिनों दिन खत्म हो रहा है। चुटकुले और छोटी मोटी चीजों तक वो सीमित हो गया, वो भी आधा पेज। जबकि इसके उल्टे अपन देखें, अंग्रेजी अखबारों को देखें, तो अंग्रेजी अखबारों में आर्ट को लेके या लिटरेचर को लेके, आर्ट और लिटरेचर के 4-4 पेज, 6-6 पेज आते हैं। अभी विनोद शुक्ल की जो आई थी इंटरव्यू आया था, दो पेज दिए थे पूरे इंग्लिश अखबार। तो हिंदी अखबारों में साहित्यिक जो स्पेस है, इसकी सिकुड़ने की आप क्या वजह मानते हैं? असल में क्या है कि अखबारों का जहाँ तक कहा आपने, अच्छी बात कही कि पहले साहित्य साप्ताहिक मतलब इतना मतलब मैटर आता था, इतनी साहित्य की ठोस सामग्री आती थी रविवार को, पूरे सप्ताह तक पढ़ते हाँ। और ये नहीं है कि छोटी मोटी जैसे आजकल कहानियां, चुटकुले नुमाए लघु कथाएं बहुत आती हैं आजकल इस तरह की, उसमें ठोस साहित्य आता था बड़े लेकर। मुझे जनसत्ता का आपको बताऊं, जनसत्ता जब शुरू हुआ था और बड़ा अच्छा अखबार दिनों, मतलब जनसत्ता का मतलब था कि बड़ा एक अलग तरह का अखबार, इस तरह रविवार आता था, एक साप्ताहिक अखबार, रविवार में साहित्य में बड़ी अच्छी बहस होती थी। और तो जनसत्ता मैंने मंगा लिया, 6 महीने तक मंगाता रहा, बेरोजगार थे, पैसे नहीं थे, तो साहित्य मतलब मेरा ये था कि उसके साहित्य पढ़ने के लिए, संडे का एडिशन पढ़ने के लिए फिर मैंने प्रभात जोशी को एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि हमारे पास बेरोजगार है, हमारे पास पैसे नहीं है, और अब साहित्य लिखता हूँ, मैं उनका भेजूं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई साहित्य का प्रश्न हमारा तो लंबे टबरा देखते हैं, और संपादक को है उनको भेजे, पसंद आया कि छापेंगे, हमारा एक इस तरह ये अलग बात है। मैंने कहानी भेजी, बाद में अंग्रेजी मित्र भी हो, छपी भी मेरी, और मतलब इतना लालच रहते थे पढ़ने। कोई अखबार हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे पत्रिका हो, भास्कर तो तब नहीं था यहाँ राजस्थान में कम से कम, तो लेकिन अब मतलब मालिकों की इच्छा ही नहीं। मालिक क्या है कि चुटकुलेबाजी, इसके पीछे एक कारण मुझे लगता है कि उन दिनों और जो संपादक होते थे वो साहित्य में रुचि के साहित्य रुचि के संपादक होते थे, और साहित्यकार होते थे। जैसे रघुवीर साय थे, अज्ञे भी नवभारत टाइम्स के एडिटर है, बाद में विष्णु खरे रहे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उसमें थे, अपने क्या नाम है प्रयाग शुक्ल उसमें थे, ये सारे दिनमान में थे। और दिनमान तो मतलब साहित्य 1-2 पन्ने आते थे, लेकिन विचार की भी बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी, साहित्य में भी होता ही था। तो इस तरह से धीरे धीरे मालिकों की रुचि इसलिए खत्म हो गई कि उनके संपादक ही अब मैनेजर टैग ज्यादा आ गए कि विज्ञापनों से मतलब है। और अंग्रेजी की जहाँ तक बात है कि अंग्रेजी में भी केवल हिंदू है, जहाँ की साहित्य का जो पृष्ठ है वो उतना, बाकी और अखबारों में तो अंग्रेजी में भी कोई नहीं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आता है। हाँ, लेकिन तो मुझे लगता है कि ज्यादा ठोस चार पन्ने वो तो ऐसे निकालता है हिंदू वाले को। अच्छा सर, आपके साहित्यिक रचना पर हम बात करें, उससे पहले मैं एक पूछना चाहूँगा
कि आप कहानीकार रहे, आपके 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं, हाँ। अभी भी आप कहानियां लिखते हैं। तो अगर हम राजस्थान की कहानी की बात करें तो राजस्थान की कहानी के परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? असल में राजस्थान में तो क्या है कि परिदृश्य तो मैं हिंदी के संदर्भ में देखूं तो हिंदी में जैसी कहानियां राजस्थान में भी पहले लिखी गई हैं, अच्छे कहानीकार हैं। शुरू में भी देखें तो नाम रांगे राघव भी रहे हैं यहाँ पे, यादव शर्मा चंद्र भी रहे हैं, गुलेरी यहाँ के थे, मतलब रहे थे यहाँ, मतलब यहाँ के मानो लेकिन यहाँ रहे थे। और बाकी बाद में आलम शाह खान है, मणि मधुकर है, अभी के भी ये हमारी परंपरा या इनमें हमारे उनके नाम के सीरियल्स के ये लोग रहे। और बाद में भी मेरी पीढ़ी के जैसे रघुनंदन रहे, लवलीन रही है, तलवार भी रहे हैं, और ये क्या नाम मातन तिवाड़ी, आनंद संगीत, रावण राठी, माधव नागदा, श्याम जांगीर और अनिरुद्ध उम्मट, गोपाल सहर, रतन कुमार सावरिया, ये लोग रहे हैं। और उसके बाद में और नाम में कोई रह भी सकते हैं। हाँ, वो तो नाम जैसे वनिषा कुलश्रेष्ठ है, लेखिकाओं में देखें तो लक्ष्मी शर्मा है, और ये दिव्या विजय है, और नाम जैसे चरण सिंह प्रतीक है, किशोर चौधरी है, अलग तरह का सिर्फ लेके कहानियां लिखी उसने। राम कुमार सिंह की बहुत फिल्मों में चले गए, लेकिन बेहतरीन कहानियां लिखी जो भी लिखी। और फतेह सिंह भाटी हैं, मतलब उनकी कहानियां मुझे लोकल टच की एक अलग तरह की कहानियां होती हैं। और लेखिकाओं में भी देखे तो जैसे नयों में भी अच्छा लिख रहे हैं, उमा है, उमा ये तस्नीम भी अभी मधुमती में कहानी है, बेहतरीन कहानी है ये, जो नागरिकता बिल्कुल लेके तस्नीम की कहानी है। रजनी मोरवाल है, श्रुति गौतम है, वो बिस्लरी कहानी जिसको प्रगतिशील लेखक संजय पुरस्कार भी दिया, बहुत अच्छी कहानी है। और इस तरह से और नाम भी छूट सकते हैं, जैसे माधव राठौड़ खुद भी नहीं सर, मैं ही जानना चाहता हूँ कि कहानी राजस्थान की कहानी को आपने पूरा देखा है, तो क्या मतलब बदलाव क्या देखते हैं जो युवा अभी लिख रहे हैं और आपके समय जो लिखी गई कहानियां उससे आगे की कहानियां लिखी गई है, उसमें उस परिदृश्य में या कहानी के कहानी में क्या बदलाव महसूस? मतलब असल में समय के साथ जो चीजें आनी चाहिए वो तो आ ही रही है। जो समय के साथ जो जिन चीजों से हम जूझ रहे, कहानियां लिखता था, राठी लिखते थे, आज के जो जूझ रहे हैं, हमारी बेरोजगारी में आज के बेरोजगार युवक के दोनों में फर्क आ गया। जैसे हम लोग फ्रीलांसिंग करके जीवन यापन कर लेते हैं, आजकल आप लोग नहीं कर सकते। एक ये बदलाव बड़ा आया। तो ये जो नई चुनौतियां आई हैं इस समय की, इसको नए का एक दूसरा मुझे अच्छा भी लगा कि ये हमारे समय में भी तो ये आ गया था, लेकिन अब ये बाहर भी एक अलग तरह की पहचान हो रही है। मतलब हिंदी जगत में कहो आप, राजस्थान का मतलब कहो, क्योंकि एक पहले उस तरह से नहीं होता था। एक प्लेटफॉर्म आप बाहर भी अच्छा, काफी हिंदी जगत में एक अलग तरह के यहाँ के युवाओं की पहचान हो रही, हमें जूझना पड़ता था। और मैं सही कहूँगा पिछले दिनों चला भी होगा राजनीति और साहित्य का, एक राजनीति भी रही है, इसके कारण भी कुछ लोग दबे हुए। अच्छा सर, अब मैं आपकी रचना प्रक्रिया पे या आपके साहित्यिक संसार में बात करूं, तो आपने सबसे पहले कब लिखना शुरू किया? आपकी पहली कहानी कौन सी थी? असल में ये भी दिलचस्प है, पहली कहानी तो मेरी कंधों पर लाश थी, और वो संयोग मैं लिखता था, काफी कल्पित हमारे ये नहीं मेरे समकालीन है, लेकिन साहित्य में पहले लिखना शुरू कर दिया था। और मैं कहीं भटक गया था, असल में इधर उधर कहीं टपटोले मारता रहता था, साहित्य में ये लोग इनके साथ रहता था, पढ़ता था। एक दिन राठी ने मेरा झोला टटोला, कल्पित राठी, हम तीनों बैठे थे, मैं कहीं बाहर गया हुआ था कैंटीन में, राठी ने कहा यार तू कहानी लिखता है, फिर इसको भेजो कहीं। फिर वो मैंने भेज दी, वो छप गई, वो कहानी छप गई। और छपने के कारण क्या हुआ है कि वो लोगों को लगा कि ये भी कहानीकार है। फिर उसके बाद मेरी ये सारिका वाली कहानी चल रही थी, मैं लगातार लिखने लग गया। अच्छा सर, आज आप लिखते हैं, आपकी रचना प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं उसको समझने की, जैसे कोई विचार या कोई प्लॉट आपके दिमाग में आता है, जहन में उभरता है, तो वो आपको कहाँ तक कितना बेचैन करता है, और फिर
उस विचार को आप कितना पकाते हो भीतर ही भीतर, और आप कब उसको लिखते हो, और लिखने के बाद भी क्या उस विचार से आप मुक्त हो पाते हो? असल में क्या होता है कि कोई विशेष रूप से मेरे यहाँ, जैसे कई लोग कहते हैं कोई विचार, जैसे आपने कहा विचार या कोई घटना, मेरे क्या पात्र पीछा करते हैं मेरे घटना इतना ही कोई पात्र है, मुझे वो पात्र बड़ा बेचैन करता है। बेचैन क्या करता है, जैसे मेरा पीछा करता है। जैसे आपको भी वो आएगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक रोड पे एक इदरीस है, अभी ही है वो पात्र पे जब मैंने लिखा तो कई दिनों तक मेरा पीछा किया उसने। और इसी तरह मैं धौलपुर में गया, धौलपुर में एक स्त्री से मिला और वो 7 जगह नाते बैठती रही इधर उधर। संयोग से मैं वहां गया, वहां मिलना हुआ, वो मेरा 2-3 दिन मुझे सोने नहीं दिया, बराबर ऐसा पीछा करती थी। मतलब मेरे सपनों में या कह लो कि मुझे क्या हुआ ये। जब मैं लिख लेता, लिखने के बाद वो मुझे कहा कि मुक्त करती थी। हाँ सर। फिर मुझे लगता था कि फिर मुझे कई बार ये भी लगता था, मैं यूनिवर्सिटी जाता तो बात की बात पहले भी, तो वो क्या बेचैन करती थी। और फिर मैं क्या रास्ते में आ जाता, छुट्टी ले लेता, और हो सकता अच्छा छुट्टी भी ले लेते? छुट्टी ले लेता, जाता, मैंने कहा अरे मुझे समझ में नहीं आता काहे की बेचैनी है। फिर मैं लिख लेता, लिखने के बाद मुझे लगता कि अरे ये बेचैनी थी, ये कहानी के कारण तुम परेशान थे, कुछ ऐसे ही मतलब। अच्छा सर, आपकी कहानियों को अगर पढ़ें, कहानियों को क्या रिपोर्टाज को भी पढ़े, तो अक्सर पढ़ने के बाद पढ़ने वाले की प्रतिक्रिया ये होती है कि सत्यनारायण के यहाँ पर दुख है, गरीबी है, भूख है, अवसाद है और बेरोजगारी है, युवा अवस्था की जो आपका पहला संग्रह देखें। लेकिन आप जिस तरीके से कहानी को उठाते हो और कहानी का जो एंड होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि आपने उन दुखों को नहीं देखा, उन लोगों के जो दुखों के भीतर छोटे छोटे सुखों को आप खोजते हो या उनको देखते हो। तो आपके ये दुख, भूख, मरी या बेरोजगारी ये जो ज्यादा आते हैं, इसकी क्या वजह है? ये मेरे नहीं, हमारी मतलब हमारे आसपास देखते हैं ज्यादातर ऐसे भी हैं। और मेरी तो मेरे भीतर एक भाव है, अकेलापन कह लो, एक डर कह लो, एक निचाट उदासी कह लो, और एक शब्द कहूँ, एक निरर्थकता भी मेरे आज भी होती है। मुझे एक दिन तो लगता है कि क्या बात है, दूसरे दिन लगता है कि सब निरर्थक है। तो एक तरह का ये भाव है, उचाटपन मेरे भीतर शुरू से ही रहा है। और फिर मैं जिन लोगों के बीच रहा और जिन लोगों को मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये कितना भाव है, दुख है ये। बिल्कुल। और वो दुख इतना है कि उनसे निकल ही नहीं पाते जीवन भर। मुझे लगता है कि उनको दुख को लिखकर मैं मुक्त भी होता हूँ। तो मैं एक वाक्य अक्सर कहता हूँ कि दुख कभी भी स्मरणीय नहीं होता। आपने कहा ना कैसे लिखते हैं, तो दुख कभी स्मरणीय नहीं होता, वो तकलीफ देही होता है। स्मरणीय होती है कि उस दुख के भीतर से जो लोग जी रहे हैं या मैं खुद निकल के आ रहा हूँ, तो उसमें वो जो संवेदनशीलता है, वो जो उन दुखों के बीच से निकलते हुए जो संवेदनशीलता या मनुष्यता, मानवता जो बची हुई है, वो स्मरणीय है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात कही। वो लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि इस बहाने लोगों को पता चले कि तमाम इनके बीच भी, इनके लोगों के बीच, इन दुख तकलीफों के बीच भी जीने की कैसी विकट लालसा है, ये लस्ट है या जिजीविषा है। ये मुझे थोड़ा। बिल्कुल सर, आपने जो ये कहा ना कि भाई आपके आसपास उन चीजों को देखते हो, ठीक इसी तरीके से आपकी कहानियों में, आपकी रिपोर्टाज में जो पात्र है ना, आप पात्रों को, आपके पात्रों का ढंग से अगर देखा जाए